नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12th इंग्लिश के सेकंड चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग के इम्पॉर्टेंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हल करेंगे। इस टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले किसी भी चैप्टर के इम्पॉर्टेंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को समझने से पहले हमें ये देखना होता है कि हमने इस चैप्टर को बहुत बारीकी से और बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है या फिर नहीं। तो अगर आपने इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से नहीं पढ़ा और आपको लगता है कि कुछ डाउट है जो कि छूट गया है, तो जैसा कि नीचे लिखा हुआ आ रहा है ठीक उसी तरह से आप YouTube पर सर्च कर लीजिए लॉस्ट स्प्रिंग डिज़ायर पॉइंट। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपको YouTube के सर्च में ही हमारे चैनल से पढ़ाया गया ये लेक्चर मिल जाएगा। आप पहले चैप्टर को कंप्लीट कीजिए, फिर उसके बाद आप आगे बढ़िए। अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है, ठीक है। तो देखिए, बोर्ड का दृष्टिकोण क्या होता है, बोर्ड किस तरह से पेपर बनाता है, ये समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तभी आप समझ पाएंगे कि इम्पॉर्टेंट क्या है और क्या इम्पॉर्टेंट नहीं है। जैसे आसान शब्दों में, सबसे पहले बोर्ड ये सोचता है कि जब बच्चा क्वेश्चन पढ़े तो उसे एग्जैक्टली पता चल जाए, क्योंकि बोर्ड ये सोचकर क्वेश्चन पेपर बना रहा है कि बच्चे ने उस चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है। तो वो क्या सोचते हैं कि अगर बच्चा इस क्वेश्चन को पढ़े तो उसे एग्जैक्टली पता चल जाए कि ये कैरेक्टर, ये जो नाम लिखा है वो किस चैप्टर का है या फिर ये क्वेश्चन किस चैप्टर का है। तो इसके लिए वो लोग क्या करते हैं कि वो उस चैप्टर के मेन कैरेक्टर को क्वेश्चन में ऐड कर देते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम समझें तो इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर जो हैं वो मुख्यतः 3 लोग हैं। सबसे पहली है अनीस जंग। अनीस जंग इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यही साहिब से भी और मुकेश से भी मिलती हैं और उनसे विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछती हैं। दूसरा कैरेक्टर इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है साहिब, और तीसरा कैरेक्टर इसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है मुकेश। यानी 3 ही कैरेक्टर हैं जिन पर ये पूरी कहानी टिकी हुई है, ये पूरा चैप्टर टिका हुआ है। मुकेश के साथ आपको बेंगल मेकर मिल सकता है या फिर फिरोजाबाद मिल सकता है। यानी क्वेश्चन में ये वर्ड जरूर मिलेंगे। अगर आप बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं तो बोर्ड के क्वेश्चन में या तो आपको मुकेश मिल जाएगा या फिर बेंगल मेकर मिल जाएगा या फिरोजाबाद मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, बेंगल मेकर और फिरोजाबाद दोनों साथ साथ ही मिलेंगे। ये मैक्सिमम चांस ये है क्योंकि वो बता देंगे एग्जैक्टली आपको कि किस जगह के बेंगल मेकर की बात हो रही है। और साहब के साथ आपको हो सकता है रैग पिकर मिल जाए या फिर साहब का नाम तो ज़रूर मिलेगा, और अनीस जंग का नाम मिल सकता है। तो इस तरह से जब आप अपनी बुक में क्वेश्चन आंसर को देखेंगे तो आपका 50% सिलेबस माइनस हो जाएगा, बच जाएगा, आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। आपको सिर्फ वही पढ़ना है जिसमें या तो अनीस जंग का नाम है या साहब का नाम है या मुकेश का नाम है या फिर रैग पिकर से संबंधित कोई बात है या फिर बेंगल मेकर या फिरोजाबाद से संबंधित कोई बात है। सिर्फ वही प्रश्न आपको पढ़ने हैं, ठीक है। अब एक बात और, बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं इम्पॉर्टेंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के चक्कर में पढ़कर, कि वो कहीं ना कहीं से ऐसे ढूंढ ढूंढ के पढ़ लेते हैं। ना जाने कौन सा तरीका होता है उनका। वो लोग क्या करते हैं कि कहीं ना कहीं से ढूंढ ढाड़ के अपना पढ़ लेंगे कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज़रूर आएगा, और उसको पढ़ के चले जाते हैं। और जब बोर्ड में पहुंचते हैं तो वहाँ वो क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया है, उनका सारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट का ट्रिक ख़त्म हो जाता है। देखो बेटा, एग्जैक्टली आपको कोई भी साफ साफ नहीं बता सकता कि यही क्वेश्चन आएगा। कोई भी टीचर ऐसा नहीं है जो एग्जैक्टली आपको बता दे कि यही वाला क्वेश्चन पढ़ लो यही आएगा। तो धोखा जो लोग दे रहे हैं उनके चक्कर में मत पड़ो, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लेके अपना चैप्टर अच्छे से तैयार करो। 15 दिन का भी टाइम देते हो तो भी आपका पूरा इंग्लिश लिटरेचर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, धोखेबाजी में नहीं पढ़ना है, हमें अपना काम करना है। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया इस तरह से आप पढ़ते हैं तो आपका 50% सिलेबस माइनस हो जाएगा। आपको सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन आंसर पर ध्यान देना है जिसमें या तो अनीस जंग का नाम है या साहब का या मुकेश का या फिर रैग पिकर या बेंगल मेकर फिरोजाबाद से संबंधित कोई बात बोली गई है। वो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि अनीस जंग और साहब दोनों का नाम आ जाए। तो चलिए इसके लिए हम कुछ क्वेश्चंस हल करते हैं ताकि देख लें कि कैसे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं और उस हिसाब से आप अपनी तैयारी करें। ये देखिए, वाई डिड साहेब एंड अदर रैग पिकर्स नॉट वियर चप्पल्स, व्हाट एक्सक्यूज डिड दे गिव फॉर इट। ये देखिए, ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है।
तो तरीका सबका सेम ही है, वो क्वेश्चन पढ़ते ही आपको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर का है। बोर्ड इस बात को अपने ध्यान में रखते हैं और इसी तरह से वो क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना। देखो एक क्वेश्चन और है, ऊपर है, बोर्ड एग्जाम के लिए हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हल कर रहे हैं। तो कहते हैं कि वाई डिड अनीस जंग, क्योंकि इसमें अनीस जंग का भी नाम आया था और साहब का भी नाम आया था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को भी यहाँ पे ऐड कर लिया है। देखिए, वाई डिड अनीस जंग आस्क साहब अबाउट द स्कूल, व्हाट वाज इट्स इम्पैक्ट। ठीक है, यानी अनीस जंग ने साहब से स्कूल के बारे में क्यों पूछा और इसका क्या प्रभाव हुआ। चलिए, सबसे पहले इसका आंसर हो जाएगा, अनीस जंग आस्क्ड साहब अबाउट द स्कूल बिकॉज शी वांटेड टू नो हिज डिज़ायर for education, full stop. He was much affected and eager to join school for education when author asked him if he would get admission in her school. ठीक है, ध्यान से नोट्स यानी पेन और पेपर लेकर बैठिए, आप अपने नोट्स यहाँ से तैयार करते चलिए। आगे बढ़ेंगे दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है कि वाई डिड साहब एंड अदर रैक पिकर्स नॉट वियर चप्पल्स, यानी साहब और दूसरे कूड़ा बीनने वाले, यहाँ पे देखिए दो चीज़ें आ गई, साहब भी आ गया और रैक पिकर्स भी आ गया। तो मैंने कहा था ना, साहब से साथ जुड़ी रैक जुड़ा रैक पिकर्स भी आ सकता है, तो इस तरह से। तो वाई डिड साहब एंड अदर रैक पिकर्स नॉट वियर चप्पल्स, व्हाट एक्सक्यूज डिड दे गिव फॉर इट। ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है। तो कहते हैं कि साहब एंड अदर रैक पिकर्स डिड नॉट वियर चप्पल्स बिकॉज देयर पेरेंट्स were too poor to buy them, full stop. They gave excuse for it that their mothers would not get down their chappals, चप्पल है यहाँ पे, चप्पल एंड शूज फॉर द फ्रॉम ही तो लिखा है लेकिन साफ साफ दिख नहीं रहा था, तो फ्रॉम द सेल्फ। ठीक है, आगे चलें। आगे चलने से पहले एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि यहीं से आप अपने नोट्स बनाएं। ठीक है, कहीं और से आप देखिए, होता क्या है, जैसे बोर्ड एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन दिया गया है 8 नंबर का, ठीक है, और आप किसी गाइड वगैरह से याद करके क्वेश्चन आंसर चले गए हैं जल्दबाजी में, तो वो टीचर जो कॉपी चेक करते हैं ना, उनको एग्जैक्टली पता होता है कि बच्चा टीचर की लैंग्वेज में लिख रहा है या फिर गाइड वगैरह से याद करके गाइड की लैंग्वेज में लिख रहा है। तो अगर गाइड वगैरह से आप याद करके लिखते हैं ना, तो वहाँ पे क्या होता है कि 8 नंबर का क्वेश्चन है, वहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा 6 या 7 नंबर दे दिए जाते हैं मुश्किल से। और अगर आप गाइड वगैरह से, यानी जो आपके टीचर पढ़ा रहे हैं आपके विद्यालय में, आप उनके लिखाए गए क्वेश्चन आंसर याद करके जाते हैं, तो अगर आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है ना, तो वो आपको 8 में से 8 दे देंगे, या तो 7.5 तो दे ही देंगे। क्यों? क्योंकि टीचर की लैंग्वेज अलग हो जाती है। ठीक है, तो मैं ये कहूँगा, इस बारे में आप अपने टीचर से भी राय ले सकते हैं, वो भी आपको यही बताएंगे जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए क्या कर सकते हैं आप, आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आपके टीचर ने जो नोट्स बनवाए हैं आप वहाँ से क्वेश्चन आंसर याद कीजिए, सेंट्रल आइडिया वहाँ से याद कीजिए, क्योंकि सेंट्रल आइडिया 4 नंबर का आता है, 4 या 6 नंबर का आता है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। तो वहाँ से आप 4-6 नंबर के लिए अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए ना खुद को, खूब अच्छे से मेहनत करना है, एक बार तो पढ़ना ही है, तो एक बार पढ़ो तो वहाँ से पढ़ो जो आपके टीचर ने लिखाया है, या फिर आप हमारे चैनल से ये नोट्स जो मैं बनवा रहा हूँ इसको आप नोट कर सकते हो, पेन और पेपर लेकर बैठो, मैं पढ़ाता चल रहा हूँ, आप अपने क्वेश्चंस के साथ उसके आंसर भी लिखते चलो, यहाँ से याद करके आप लिख सकते हो। या फिर आपके पास टाइम नहीं है, आप लिख नहीं सकते, तो आप नीचे देख रहे हैं, नीचे अभी सर का नंबर आ रहा है, आप अभी सर से कॉन्टैक्ट करके आप क्लास 12th इंग्लिश के लिए PDF ले सकते हैं। उस PDF में आपको सभी क्वेश्चन आंसर, सभी सेंट्रल आइडिया, लगभग सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब कुछ आपके पास, चाहे किसी भी प्रकाशन की पुस्तक हो, कुछ भी हो आपके पास, आपको उस PDF में सब कुछ मिल जाएगा। आप PDF ले सकते हैं और उस PDF से अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए आगे चलते हैं। ये तीसरा क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ द गार्बेज फॉर चिल्ड्रन, व्हाट डिड दे फाइंड इन इट। अब देखिए यहाँ पे रैग पिकिंग ना मिल के गार्बेज मिल गया, ये भी 2022 में पूछा गया है। मैंने कहा था ना आपसे कि रैग पिकिंग मिल सकता है या फिर गार्बेज मिल सकता है। गार्बेज मतलब कूड़ा करकट ही, ठीक है। तो कूड़ा करकट जो है वो 2nd चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग वाले में है, और बच्चे कूड़ा करकट इकट्ठा करते हैं, वो चीज़ हमें एग्जैक्टली समझ में आ गई। ठीक है, तो व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ द गार्बेज फॉर चिल्ड्रन, व्हाट डिड दे फाइंड इन इट, ये 2022 में पूछा गया प्रश्न है। तो द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन वाज समथिंग रैप्ड इन वंडर। आगे चले,
Sometimes they found 1 rupee and sometime 10 rupee note in it also. अब अगला क्वेश्चन, हु वाज मुकेश, पहला तो इसका नाम आ गया, वेयर डिड ही बिलोंग यानी वो कहाँ से संबंधित था यानी कहाँ रहता था, व्हाट वाज हिज एम्बिशन और उसका एम्बिशन क्या था, ये 2022 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए आगे, तो मुकेश वाज अ पुअर बेंगल मेकर, ही बिलोंग टू पुअर फैमिली विच हैड कम फ्रॉम बांग्लादेश, हिज एम्बिशन वाज टू बी अ मोटर मैकेनिक, फुल स्टॉप। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में उनमें या तो साहब का नाम है या फिर अनीस जंग का नाम है या फिर कूड़ा करकट एकदम एग्जैक्टली लिख दिया गया है, गार्बेज लिख दिया गया है या फिर रैग पिकिंग लिख दिया गया है। तो एग्जैक्टली वो क्वेश्चन पढ़ते ही आपको समझ में आ जा रहा है कि किस चैप्टर का है। अब अगर कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको पढ़ने के बाद एहसास नहीं होता कि ये इसी चैप्टर के हैं तो उन्हें आप छोड़ दीजिए, उनको पढ़ना ही नहीं है। आपको सिर्फ उस तरह के क्वेश्चन पढ़ने हैं जिनको पढ़ते ही आपको पता चल जा रहा है या तो उसका मेन कैरेक्टर मेंशन किया गया है उस क्वेश्चन में या फिर उस क्वेश्चन में उस चैप्टर से जुड़ी कोई इम्पॉर्टेंट बात लिखी गई है। जैसे इस चैप्टर के लिए कूड़ा करकट है, फिरोजाबाद है, चूड़ी बनाने वाले हैं, ये सब बेंगल मेकर मिल सकता है, फिरोजाबाद मिल सकता है, रैग पिकिंग या फिर गार्बेज मिल सकता है। तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। कुछ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हैं उन्हें भी देख लेते हैं। हु वाज साहब, व्हाट वाज द प्लाइट दैट कंपेल्ड हिम टू वॉन्डर इन द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली फॉर रैग पिकिंग। देखिए बेटा ध्यान दीजिएगा, सिलेबस चेंज होने की वजह से एक लगातार जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे कि 2020 में भी पूछा गया है, 2019 में भी पूछा गया है, 2018 में भी पूछा गया है, इस तरह का कुछ नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या किया है कि कुछ क्वेश्चंस हमने अपनी तरफ से जो हमको लगे कि इम्पॉर्टेंट है उन्हें यहाँ पे लिख दिया है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पीडीएफ ले सकते हैं, नीचे अभी सर का नंबर आ रहा है, आप उनसे पीडीएफ लेकर के भी पीडीएफ से तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि कुछ क्वेश्चंस छूट गए हैं तो वहाँ पे आपको सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है कि हु वाज साहब। मुझे लगा कि ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि साहब का नाम था, तो मुझे लगा कि ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसको भी करवा दिया। हु वाज साहब, व्हाट वाज द प्लाइट दैट कंपेल्ड हिम टू वॉन्डर द स्ट्रीट ऑफ दिल्ली फॉर रैग पिकिंग, क्योंकि इसमें साहब का भी नाम था, रैग पिकिंग भी था और दिल्ली की स्ट्रीट गलियों में ये सब कुछ है इसमें, इसलिए मैंने इसको करवा दिया है। चलिए कहते हैं कि साहब वाज अ यंग बॉय एंड रैग पिकर, फुल स्टॉप। हीज कंडीशन, बहुत तबीयत खराब है बेटा ध्यान से समझना, हीज कंडीशन वाज वेरी माइजरेबल, ही वाज इकोनॉमिकली वेरी पुअर, ई है ये, ठीक है। ही हैड नॉट इनफ फूड टू ईट, हिज फैमिली बिलोंग टू बांग्लादेश, they had come to Shimapuri only in search for their living. 10,000 rag pickers were living in Shimapuri, full stop. Sahab was scrounging for gold in the garbage dumps, यानी कूड़े के ढेर में। He was avoided from real blessing of life. He was completely unknown from the joy and happiness of life. Full stop. Sahib's family was poverty stricken, STRIKEN, full stop. His poverty compelled him to wander in the street of Delhi for rag picking, full stop. In this way, the author has presented the real picture of the life of rag pickers of Simapuri. दूसरा क्वेश्चन, who was Mukesh? What did he want to do in his life and what did he not want to follow? कहता है कि मुकेश बिलोंग्स टू अ पुअर फैमिली ऑफ बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद। मुकेश इन एन इज होना चाहिए, मुकेश इज एन एम्बिशियस बॉय, फुल स्टॉप। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, फुल स्टॉप। ही वांटेड टू बी अ मोटर मैकेनिक, मोटर MO है, ठीक है, मोटर मैकेनिक, फुल स्टॉप। ही डिड नॉट वांट टू फॉलो द बिजनेस ऑफ हिज एंसेस्टर्स, एंसेस्टर्स यानी अपने पूर्वजों के बिजनेस को वो फॉलो नहीं करना चाहता था। He had different view from his family business. He knew well that by following the business, he would never progress in his life. He would never come out of the trap of poverty. Mukesh's dream looms like a mirage amidst the dust of street that fill his town Firozabad, famous या फिर MOUS for its bangles,
फुल स्टॉप। मुकेश डिड नॉट लाइक to join any private job. In this way, the author studied the idea of Mukesh. Full stop. Mukesh had seen that all members of his family worked, but they were not able to enjoy even one full meal in their entire life. Full stop. तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो हमने वर्ड्स यूज किए हैं वो ऐसे वर्ड्स हैं जिनको आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, यानी यहाँ से जब आप याद करोगे ना तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि वो जो वर्ड हमने यूज किया ना वो बहुत इजी है और बहुत ही आसान तरीके से आप उनको बचपन से जानते हो, और ऐसे ऐसे वर्ड्स ही यहाँ पर यूज किए गए हैं। तो क्वेश्चन आंसर याद करने में, सेंट्रल आइडिया याद करने में, कुछ भी याद करने में आपको यहाँ से प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, ये मेरा प्रॉमिस है। चलो, 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी मैंने करा दिए हैं और बस यहीं पर ये समाप्त होता है। अगर आपको कोई दिक्कत है तो नीचे अभी सर का नंबर आ रहा है, आप उनसे कांटेक्ट करके पीडीएफ ले सकते हो ताकि आप पीडीएफ से भी अपनी तैयारी कर सको। अगर आपके पास समय नहीं है और अगर समय है तो आप अपने नोट्स यहीं से तैयार कर सकते हो। तो इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इससे लाभ ले सके। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। एक नए वीडियो लेक्चर में एक नए चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के साथ मैं आपसे फिर से मिलूँगा।